हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। से हमारे साथ है अमनदीप कौर मैम, जो कि 2020 बैच की एसीपी सिलेक्टेड है, यानी कि डेनिप्स यूपीएससी के थ्रू। और ये मैम का 6th अटैम्प्ट था जिसमें मैम का सिलेक्शन हुआ है। मैम ने लगातार 6 टाइम मेंस लिखा है यूपीएससी का। और मैम से हम जानेंगे कि मैम की इतनी लंबी जर्नी कैसी रही, और इवन इस बार भी मैम मेंस लिख रही हैं, और मैम की क्या मेंस में ऐसी कमियाँ नज़र आती हैं कि मैम का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो पाता। हालाँकि लास्ट टाइम हुआ, इस बार भी मैम मेंस लिख रही हैं यूपीएससी 2022 का। तो मैम से हम डिटेल में उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं, जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो मैम, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर, और मैं 2014 पास आउट हूँ। ओके, सो मैम अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज की, जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैम आपको उसमें करियर बनाना चाहिए थे, तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आए? एक्चुअली कहीं ना कहीं बचपन से ही ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और मेरे मदर ने स्पेशली मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि मैं इसको जो आईएएस या आईपीएस में जाऊँ। तो फिर मेरे ब्रदर थे जो बड़े, वो भी सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो गए थे तो 2012 में। तो जब वो सिलेक्ट हुए तो मुझे लगा कि हाँ, कि घर में एक और इंसान हुआ है तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने 2015 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, सो मैम आपकी जर्नी जो कि है काफ़ी स्ट्रगल भरी है। कहीं ना कहीं मैम आप लगातार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो और लगातार मेंस लिख रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग जर्नी हो जाती है। तो मैम अपनी जर्नी बताइए कि आपने कब से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, क्या रिजल्ट रहा? मैंने 2015 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और 2015 का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, और मैंने कंटिन्यूसली 2020 तक प्रीलिम्स क्लियर किया है। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम रहती थी कि मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाती थी। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा ऐसा बैक टू बैक फेलियर्स होते थे और बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि वो 5 फेलियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मतलब मुझे मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बहुत चीज़ें समझ में आई है। मैं खुद कैसी हूँ मुझे समझ में आया उन फेलियर्स के थ्रू। और इस जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और मुझे क्या चाहिए। बिकॉज उन अटेम्प्ट्स में मेरे साथ ऐसा था कि शुरू के अटेम्प्ट्स में, जैसे कि 15-16 जब का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, 15 और 16 का, तो शुरू में मेरी मेंस की प्रिपरेशन कभी भी नहीं थी। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस लिख दिया, ढंग से मेंस का प्रिपरेशन कभी हो ही नहीं पाता था। तो उस चक्कर में फिर मैं उस साइकिल में ना फंस चुकी थी। फिर जब मेरे को 70 में रियलाइज़ हुआ तो आई रियलाइज़ कि मेरा ऑप्शनल थोड़ा ठीक ठाक मुझे नहीं पसंद आ रहा था इतना। फिर मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया, फिर मैंने 18 से ऑप्शनल दिया है, एंथ्रोपोलॉजी से अपेयर कर रही हूँ मैं। ऑप्शन चेंज करने के बाद लेकिन एक मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था। जैसे कि कभी ऐसे में मार्क्स कम हो रहे हैं, कभी जीएस में मार्क्स कम हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में अच्छे आ रहे थे। तो ऐसे करते करते वो बैलेंस तीनों में नहीं बन पाया, इन 3 चीज़ों में मेनली। और 20 में समहाउ वो बन गया। मेरे को ऐसे में 139 स्कोर आया था, वो काफ़ी अच्छा रहा है, और जीएस में भी ठीक ठाक मार्क्स करे हैं, लगभग अबव एवरेज। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस बार मेरा सिलेक्शन हो पाया है। ओके, सो मैम आपका प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ है, और मैम जैसे यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं तो कहा जाता है कि आपको इंटीग्रेशन प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम्स एंड मेंस की। तो क्या मैम आप प्रीलिम्स अकेले की तैयारी करते थे पहले? यही मैंने गलती की थी एक्चुअली, कि हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करनी, बहुत पढ़ाई करना है प्रीलिम्स के लिए। और लेकिन 3 महीने होते थे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो वो 3 महीनों में पूरा मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो यही गलती मैंने 2-3 बार की है, तो इस वजह से वो नहीं निकलता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे दोनों का साथ में प्रिपरेशन करना है। जैसे 2020 का लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा निकला। लॉकडाउन में मैं घर पे थी अंदर, और मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए मेंस के, और प्रीलिम्स का साथ साथ में पढ़ा। तो उस साल मेरा प्रीलिम्स का स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा, और उस साल फिर मेरा मेंस भी अच्छे से हो गया। ओके, सो मैम जैसे कि आपने प्रीलिम्स के स्कोर का जिक्र किया, तो मैम क्या आपका जो स्कोर लगातार 6 अटैम्प्ट में आता रहा तो वो एवरेज रहा, या फिर मैम बहुत ज़्यादा आ गया किसी बार, या फिर किसी बार ऐसा हुआ कि जस्ट कट ऑफ क्लियर की है? नहीं, वो हमेशा अप एंड डाउन होता रहा, कभी सेम नहीं रहा, बिकॉज पेपर का लेवल भी तो चेंज होता रहा ना हर साल, इसलिए। दोस्तों, अक्सर हम अपने एजुकेशन पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और अंत में हमें 15,000 से 20,000 वाली सैलरी वाली जॉब ही मिलती है। क्या गाइस, हम 15,000 से 20,000 वाली सैलरी वाली जॉब के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं? तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। और 15,000 से 20,000 वाली सैलरी वाली जॉब हमें इसलिए मिल पाती है क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस में जो सिखाया जाता है उसमें बहुत बड़ा गैप है। कंपनीज या इंडस्ट्रीज हमसे जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके का कोई भी ट्रेनिंग प्रोसीजर नहीं है। सो गाइस, इस गैप को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास नेक्स्ट वेब का CCBB प्रोग्राम
जिसके चलते पिछले 6 मंथ से भी कम टाइम में हजारों स्टूडेंट्स ने 6 लाख पर एनम से लेकर 9 लाख पर एनम तक की सैलरी वाली जॉब को पाया है 600 प्लस कंपनीज में, जहाँ तक कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे और जिनका CGPA काफ़ी लो था, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट वेब का जो CCC प्रोग्राम है उसमें एक सिंपल प्रूवन कैरिकुलम को फॉलो किया है एंड जो स्किल्स कंपनी को चाहिए वो स्किल्स उन्होंने वहाँ से सीखे हैं और इसके चलते ही उनको अच्छे कंपनीज यानी कि 600 प्लस कंपनीज में 6 लाख पर एनम से लेकर 9 लाख पर एनम तक के सैलरी वाली जॉब मिली है। सो गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है IIT, IIM एंड NIT से ग्रेजुएट, साथ ही Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप MNCs में जॉब कर सके लोगों द्वारा तैयार किया गया है। सो गाइस, आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हो, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो। इसमें आपको 6 मंथ देने हैं और 6 मंथ में आप वो स्किल सीख जाओगे जो कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है या फिर कंपनी की ज़रूरत होती है। सो गाइस, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डेमो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे से जान सकते हो। और CSAT भी काफ़ी बार मैटर करता है, तो CSAT में भी मेरा स्कोर कभी 70 भी गया है और कभी 80 भी गया और 90 और 100 भी गया है, तो वो भी काफ़ी वेरी किया है मेरा स्कोर CSAT का। ओके, सो मैम CSAT को लेकर एक और मिथ रहता है, नॉर्मली स्टूडेंट CSAT को बहुत लाइटली ले लेते हैं या फिर उसको पढ़ते नहीं है मैम। तो क्या मैम, जैसे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया एग्जाम, तो ऐसा लगा आप जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी, तो क्या CSAT तो हो जाएगा इजीली, मुझे उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैम आपने अगले जो अटैम्प्ट आए फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद उनमें CSAT के लिए पढ़ा? मैंने पहले के कुछ अटैम्प्ट में CSAT नहीं पढ़ा था बिकॉज वो तब पेपर बहुत ईजी था, लेकिन पिछले 18 मेरे ख्याल से 2019 से पेपर CSAT के बहुत मुश्किल आ रहा है। तो मुझे जब लगा, जब मेरा 2019 में काफ़ी जस्ट कट ऑफ से क्लियर हुआ था CSAT, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, रिस्क नहीं लेना है, अभी प्रिपरेशन करना पड़ेगा CSAT का अच्छे से। जी मैम। ओके, सो मैम जैसे कि आपने बताया लॉकडाउन में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही, तो मैम आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर में आके तैयारी करना? देखो, मैंने दोनों जगह पे पढ़ाई किया है, मैंने घर पे भी किया है और यहाँ पे आके और मेरा के भी किया है। तो मैं सोचूंगी कि डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। मैं यहाँ पे रह के अक चुकी थी, बहुत देर से रह रही थी, कुछ फिर मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करते तो घर चले जाते लॉकडाउन में, तो वहाँ पे पढ़ाई हो गई अच्छे से। फिर उनके बाद लगा कि अभी प्रीलिम्स क्लियर हो गए तो मेंस का यहाँ आके कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे, आदमी एग्जाम दे रहे थे, वो इन्वायरमेंट था मेरे आसपास, तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। डिपेंड्स कि मेरे को कहाँ ज़्यादा सूट किया, मैं वहाँ पर शिफ्ट होती रही। राइट मैम, जैसे आपने ऑप्शनल का जिक्र किया कि आपने चेंज किया, तो मैम पहले ऑप्शनल क्या था और अभी जो ऑप्शनल लिया वो किसी के कहने पे लिया या फिर किसी की गाइडेंस रही? मेरा पहला ऑप्शनल पंजाबी लिटरेचर था और मेरा ये सुन के काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुमने लिटरेचर छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी लिया, ये तो थोड़ा सही नहीं लगता लोगों को मेरा ये चॉइस। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी इतनी बार पंजाबी से मेंस दे चुकी थी और मेरा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ना कम हो रहा था। अब ऐसा चाहिए कि ऑप्शनल के मैं उस पर बहुत इंटरेस्ट बना रहे, तो मैंने फिर मेरे कुछ सीनियर्स थे कॉलेज के, उन लोगों से बात किया, उन्होंने एंथ्रो ऑप्शन से एग्जाम क्लियर किया था। तो मैंने इस एक फर्स्ट रीज़न था कि मेरा पंजाबी में इंटरेस्ट चला गया था पढ़ने में, और फिर मेरा उससे इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, ठीक ठाक स्कोर आ रहा था, जिससे मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी को लिया। ओके, सो मैम मेंस में आपने क्या कमियां नज़र आई पहले आपकी, और अभी आपने उनको कैसे इम्प्रूवमेंट किया, क्या मतलब उनको एग्जैक्टली कैसे पॉलिश किया? मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मेरा सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं प्रैक्टिस बहुत कम करती थी आंसर राइटिंग की, और दूसरा रीज़न था वही प्रैक्टिस के साथ रिलेटेड था कि मेरा कोई पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं होता था, बहुत कुछ मेरे पेपर से छूट जाते थे। तो इस वजह ये चीज़ों को मान के फिर मैंने 2020 के टाइम पे लॉकडाउन में और वो 3 महीने के बीच में बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया। रोज़ मैं आंसर्स लिखती थी, सुबह भी और शाम को भी, एंथ्रो के और GS के, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था, कितना मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ था 20 के मेंस में कि हाँ मेरे को पेपर आता है, मैं कर सकती हूँ, और फिर वो कंप्लीट भी हुए थे। ओके, सो मैम जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी आपने ऑप्शनल लिया, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए मतलब द्वारा लिया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैम ये नॉर्मली टॉप ऑप्शनल है। तो मैम आपने ऐसा देख कर लिया था एंथ्रोपोलॉजी या फिर आपका इंटरेस्ट था? दोनों ही था एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम काफ़ी टॉपर्स उससे निकल रहे थे, और दूसरा मैंने जब सिलेबस देखा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा वो, तो फिर मैंने इसलिए वो लिया। और फिर जब मैं 2019 में आई थी, डॉक्टर सुधीर ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी वहाँ पे, सर ने, तो वो थोड़ा मुझे स्ट्रक्चरिंग करने में आंसर्स में, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। अगर बात की जाए आपके मेंस में, जैसे कि आपने बताया कि अभी आपने आंसर राइटिंग लगातार की, तो मैम आंसर राइटिंग करते हो आप क्या चीज़ों को ध्यान रखते थे? आंसर राइटिंग करते मेरा मेन फोकस था कि उसका स्ट्रक्चर बना दूँ मैं, ताकि उसको पूरा स्पेसिफिक
स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखूँ, स्ट्रक्चर से पूरा लिखूँ, सब हेडिंग्स बनाऊँ, ताकि एग्जामिनर के लिए पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाए वो, और उसको एक टाइम लिमिट में ख़त्म करो अपना आंसर। ये था मेरा मेन 2 चीज़ें। ओके, सो मैम मेनली रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैम आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो क्या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चेंज किए आपने या फिर वही रिसोर्सेज रखे? नहीं, मैंने रिसोर्सेज भी काफ़ी टाइम टू टाइम चेंज किए। जब मेरा मेंस नहीं निकला था मुझे ये भी डाउट आया था कि जो मैं पढ़ रही, कहीं वो तो कंटेंट तो सही नहीं है, कहीं वो गलत तो नहीं पढ़ रही, मतलब कहीं कम तो नहीं पढ़ रही, ये भी डाउट्स आते थे। लेकिन फिर वही जब ऐसी चीज़ें अपन साल बढ़ रहे थे तो करंट अफेयर्स भी तो चेंज हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने कुछ अपने कंटेंट और बुक्स वगैरह चेंज की हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता है, कुछ थोड़े से को कुछ तो कांस्टेंट रखा है, थोड़ा बहुत चेंज किया है। ओके, सो मैम मेंस जो आपने पेपर दिए पहले, तो मैम क्या पेपर आप छोड़ के आते थे, क्वेश्चन छोड़ के आते थे, जो कि मेन रीज़न रहा हो आपका फाइनल लिस्ट में, या फिर इंटरव्यू तक ना पहुंचाने? हाँ, क्वेश्चन मैं कई बार पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं तो मैं पूरा नहीं कर पाती थी, पेपर 15-16 ही कर पाती थी। और फिर तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, शुरू 15-16 के अटेम्प्ट में इतना ही कर पा रही थी, फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन क्वालिटी बहुत मैटर कर रही थी, क्वालिटी भी थोड़ी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी मेरी, बिकॉज स्पीड में पेपर कवर करना होता था तो क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देती थी, तो ये रीजंस थे कि नहीं हो पा रहा था। ओके, सो मैम आपने इतनी बार मेंस दिया, तो जो स्टूडेंट नए हैं अभी, वो उनको पता नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलें या फिर कैसे करें एग्जैक्टली। मैम नॉर्मली स्टूडेंट सब कोई चाहता है कि जल्दी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, तो मैम उनको लिए आप क्या मतलब जब भी हम कुछ भी प्रीलिम्स का या मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब तो ये ट्राई कीजिए कि उसका उस दिन के एंड में आगे कोई क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है इंटरनेट में, देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स इंटरनेट पे हैं, जैसे इनसाइट्स हो गया, बहुत सारी हो गई जो मैंने भी फॉलो की थी, तो उसमें हम क्वेश्चंस मिल जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो वही है कि जो भी तुम दिन में पढ़ रहे हो, इधर प्रीलिम्स और मेंस का, उसका क्वेश्चन का आंसर, कोई क्वेश्चन ढूंढो नेट से और उसका आंसर लिख लो, तो एटलीस्ट तुम, अगर हम स्टार्ट करेंगे शुरू में प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग करना, तो वो आगे जाके बहुत हेल्प करता है। राइट मैम, सो मैम जैसे कि आपने पहले ही बताया कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था जब आपका लिस्ट में, इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आता था या फिर इंटरव्यू देने को नहीं मिलता था, तो मैम डिमोटिवेशन ऑब्वियसली बात है, होता है जब आप लगातार प्रीलिम्स निकालते हैं, तो ऐसे डिमोटिवेशन से कैसे रिकवर करते थे, देन अपने आप को फुल इफिशिएंसी के साथ स्टडी में लगाते थे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मेरा मेंस नहीं निकलता था, मैं घर पे बात करती थी या फिर कभी घर पे होती थी, तो मेरे पापा और मम्मी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मुझे बोलते थे कोई ना बेटा, अगले साल हो जाएगा। तो वो बहुत इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है पेरेंट्स का, और फिर मुझे भी अंदर से भी एक मोटिवेशन था कि एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है। तो फिर इसीलिए कि मेरे को रहता था कि कोई ना, अगली बार देखते हैं इस बार क्या गलतियाँ की हैं, उस पर काम करूँगी, नेक्स्ट ईयर फिर से अच्छे से निकाल के रैंक ले लूँगी, ऐसा हमेशा अंदर से हमेशा रहता था हमेशा मुझे। ओके, सो मैम आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, देन सिलेक्शन भी हो गया मैम, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ा गया? इंटरव्यू के लिए तो मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रुप डिस्कशंस किए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोग रोज़ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते थे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस रहा, और फिर मैं लोगों की ट्रांसक्रिप्ट से पढ़ती रहती थी, तो उससे भी रहा। तो इस तरीके से मतलब कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत लोगों से बात किया जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, कि उनको कि यूपीएससी को डिमांड क्या है एक कैंडिडेट से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन किया था अपना, फिर मैंने ओके, सो मैम जैसे कि अभी आप एसीपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं मैम, तो मैम ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताइए कि ट्रेनिंग कैसी लग रही है? स्पेशली यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट को पसंद होती है कि वो एज अ ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने, और मैम डेफिनेटली आपको मिल गई है, तो आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है? मैंने जब मैं ट्रेनिंग पर थी तो वहाँ पर ऑफकोर्स खाकी का तो अलग ही एक वो होता है, एक ऑरा होता है। वही कहीं ना कहीं शुरू से अंदर से भी मुझे था कि कई बार खाकी पहननी है। तो हाँ, वहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी फिजिकली काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है। सुबह सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठो, और फिर शाम को 7:30 8 बजे हम फ्री हो पाते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। तो अभी ओके, सो मैम जैसे कि कहा जाता है कि पुलिस में महिलाओं का थोड़ा होना उनके लिए चैलेंजिंग भरा लगता है, तो मैम आपको क्या लगता है कि आप मैम जैसे अभी एसीपी ऑफिसर बनोगे, तो मैम आप किस तरीके से वर्क कर पाओगे?
मैं ये नहीं मानती कि एज अ वुमेन मुझे कोई चैलेंज होगा। हाँ, मैं समझती हूँ कि हाँ, एज अ मेरी पर्सनैलिटी अगर मैच नहीं की पुलिसिंग से वो चैलेंज हो सकता है, बट लेकिन एज अ वुमेन मैं चैलेंज नहीं मानती उसको। अगर मैं ACP ही सर्व करती हूँ, डैनिप्स में ही कंटिन्यू करती हूँ, तो यस मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी बल्कि कि मैं दिल्ली पुलिस में सर्व करूँ और काफ़ी सारा काम जो मुझे दिया जाएगा उसको पूरी एफिशिएंसी के साथ और पूरे अच्छे से निभाऊँ मैं उसको। ओके, सो मैम आपकी काफ़ी बड़ी जर्नी रही है, तो मैम कितने घंटे आप पढ़ने का ट्राई करते हो डेली मैम? नॉर्मली ये हर UPSC एस्पिरेंट के उसमें होता है कि वो कितने घंटे पढ़ना है, कोई कहता है 16 घंटे, कोई कहता है 12 घंटे, तो मैम आप? एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि अगर प्रीलिम सर पे है, अगर सपोज महीना एक ही बचा है तो फिर तो मैं काफ़ी लंबा खींच लेती हूँ, 12 घंटे तक पढ़ लेती हूँ। लेकिन अगर थोड़ा दूर है कोई एग्ज़ाम, फिर मैं थोड़ा 6-7 घंटे होगा इतना पढ़ लिया। वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कितना दूर है Right. और ये भी डिपेंड करता है कि अटेम्प्ट्स कितने हो गए हैं। कि शुरू में तो बहुत ही पढ़ाई होती थी, अभी क्या हमें पता है कि ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये करना, वो नहीं करना, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा अभी मेरे 8-10 घंटे हो गए हैं। अभी मेन सर पे है तो 8-10 घंटे ही होता है। ओके, सो मैम नॉर्मली कहा जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ने हैं UPSC तैयारी में, तो मैम आप कौन से लिमिटेड रिसोर्सेज रखते हो, बुक्स वगैरह मैम? ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए वही जो मेन बुक्स रहती हैं, लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, और ऐसा नितिन सिंघानिया हो गया, वो जो बुक्स सब लोग बताते हैं मैं भी वही बुक्स पढ़ती हूँ, कोई डिफरेंस नॉर्मली मैम मेरे वीडियोस में एक कमेंट आया था कि कोई भी टॉपर होते हैं वो 2 ही बुक बताते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इसके आगे कुछ नहीं बताते। एक्चुअली यही बुक से ही पढ़ना रहता है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। Right. ये इसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, फिर हम वहाँ पे आराम से कर पाएंगे। ओके, सो मैम लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपका ड्रीम है, आपका गोल है लाइफ में सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, तो आप मेहनत करते रहना, और फेलियर्स आते रहेंगे, आएंगे और नहीं भी आ सकते। अगर आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने वीकनेस जो दिख रही है आपको उस पर काम करना है और फिर आगे बढ़ते रहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस देखा आपने कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। मैम की काफ़ी लंबी जर्नी रही है, मैम स्टे मोटिवेट कैसे रहे, कैसे अभी भी मैम अगले अटैम्प्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।